हे गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है हमारे हीरो ली कंग की, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। साथ साथ हॉट, हैंडसम, टैलेंटेड और हार्टलेस भी। हर काम में ही बचपन से लेके आज तक परफेक्ट है और गर्ल्स में तो काफ़ी पॉपुलर भी। इवन कि इसके पेरेंट्स इसके लिए एक लड़की की तलाश में भी हैं कि जल्द से जल्द ये शादी कर ले। अब सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ इसे बहुत ज़्यादा नापसंद है और वो है एनिमल्स। आज कंपनी में एक डॉगी को देख के हैरान था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी मैनेजर इन्हें बताता है कि आज तो इसका एडवर्टाइजमेंट शूट था ना, तो इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं। ये भी कह देता है कि चलो ठीक है, इसके बाद फ़ौरन से इसे यहाँ से भगा देना। दूसरी तरफ हमें ड्रामे की फीमेल लीड छा यून को दिखाया जाता है, जो कि एनिमल्स डॉक्टर है। काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल भी, इवन के काम में तो बहुत ही डेडिकेटेड है। अचानक ही इसे इसकी बेस्टी की कॉल आ जाती है। आज सारे फ्रेंड्स एक कॉलेज रीयूनियन में आए हैं, सो इसलिए तुम भी आ जाओ। इसके पास पहनने के लिए कोई ढंग का ड्रेस तो था ही नहीं, सो इसलिए इसे जो भी मिलता है ना वही अपने लिए सिलेक्ट करने लगती है। कैट से भी आइडिया मांगने लगी थी, लेकिन वो तो फुल इसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में इसे फिर हमें रीयूनियन पार्टी में ही दिखाया जाता है। इसे खाने पीने के अलावा तो यहाँ पे जैसे कोई काम ही नहीं था। इसकी फ्रेंड यहाँ पे बैठे लड़कों को दिखाती है कि इसमें से कोई अपने लिए पार्टनर चूज़ कर लो, लेकिन उन्हें देख के ना इसकी शक्ल देखने वाली। अब तभी इसकी एक और फ्रेंड की एंट्री होती है, यूरा, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है और आते ही इसे पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देती है। इवन कि इस बेचारी की जॉब को लेके, इसके कपड़ों को लेके, हर चीज़ से ही उसे नफरत थी। ये भी फिर उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी कैट के लिए यहाँ पे खाना ही पैक करने लग गई थी। अब इधर हमारे हीरो को देखा जाए तो वो डॉग की एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए यहीं पे ही खड़ा हो गया था। तभी अचानक सारे परेशान हो जाते हैं कि ओह नो, हमारा डॉग तो कहीं पे भाग गया। ये सबसे परेशान होकर जैसे ही बाहर आता है तो तभी अचानक इसकी नज़र उसी डॉग पे पड़ जाती है। ये उसे लेने के लिए वहाँ से भाग पड़ा था और काफ़ी उसके पीछे दौड़ता और गुस्सा भी आई जा रहा था कि आखिर चला तो चला कहाँ गया। इधर ही हमें छाजून को दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रेस को देख के ना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है कि कैसे जूरा इसे पॉइंट आउट कर रही थी कि इसे तो कोई सलीका ही नहीं है कि कैसी ड्रेसिंग करनी है वगैरह वगैरह। अब उन सारी चीज़ों से घबरा के फिर आकर जूस पीने लग जाती है। अब यहाँ से पीते पीते अचानक इसकी नज़र उसी डॉग पे ही पड़ गई थी, जो कि काफ़ी हॉट फील कर रहा था। ये उसे पानी पिलाती है। इतने में ऊपर से हमारा हीरो भी आ जाता है और वो तो इसकी बेल्ट को खींचने लगा था। ये सब देख के ना चार्जून को अच्छा नहीं लगता है कि तुम क्या एनिमल्स को ऐसे ट्रीट करते हो, बहुत ही हार्टलेस हो। इवन कि ये भी कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ इसे लेके, अगर ये नहीं आ रहा है तो। वो मना कर देता है कि ये मेरा डॉग है और पता है क्या, इसके स्टूडियो से भागने की वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे वहाँ पे इसे फ़ौरन से लेके जाना ही पड़ेगा। वो कह देती है कि एक मिनट रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है स्टूडियो में लाइट्स वगैरह की वजह से कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इनकी बॉडी का टेम्परेचर तो हम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए काफ़ी हॉट फील कर रहा होगा। कम से कम इसका वहाँ पे ख्याल तो रख सकते हो ना। मैनेजर भी इस डॉगी को लेने के लिए आ गया था, सो इसलिए अब फिर बॉस साहब भी वहाँ से चलते बनते हैं। अब यहाँ पे आके वो नोट करता है कि वाकई में ना डॉगी काफ़ी वीक लग रहा है। सो इसलिए इसने असिस्टेंट से कह के इसके पास आइस पैक से रखवा दिए थे, सो अब जाके वो कुछ नॉर्मल बिहेव करता है। अब यहाँ पे मैनेजर कहता है कि वाओ बॉस, आप तो बहुत अच्छे बन गए हैं। ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अपने काम से ही प्यार है, इसलिए मैंने ये सब किया है। इधर ये अपनी कैट के लिए जो भी खाना लेके आई थी ना उसे फिर दे देती है। अब यहाँ पे अपने बिल्स वगैरह देखने लगी थी। बेचारी के ऊपर बहुत सारा लोन होता है जिन्हें कि इसने पे ही नहीं किया था और इस बात से परेशान भी होती है कि मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ फिर भी ये सब कुछ मुझसे आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। इधर हमारा हीरो नोट करता है कि जैसे ना कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और यही लोग आके यहाँ पे उसे बेदर्दी से किडनैप भी कर लेते हैं। इधर जैसे इसकी आंख खुलती है तो फौरन से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था और जैसे इसे मौका मिलता है तो उन गुंडों से फाइट करने के बाद वहाँ से जैसे ही भाग के जा रहा होता है तो अचानक एक पर्सन ने आके इस पे हमला कर दिया था। नाइफ लगने की वजह से इसकी हालत तो ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी ये उनके चुंगल से जैसे तैसे करके बच के निकल के वहाँ से भाग ही गया था। अब यहाँ पे जैसे इस पे हमारे हीरोइन की नज़र पड़ती है तो वो हैरान थी कि ये यहाँ पे कैसे आया। खैर अब उसे इसकी जान तो बचानी ही थी। ये पहले सोचती है कि क्यों ना एम्बुलेंस को कॉल कर दूँ, लेकिन वो मना कर देता है कि प्लीज़ कॉल मत करो। अब ये फिर उसे उठा के अपनी क्लिनिक लेके आ गई थी। अब थी तो एनिमल्स डॉक्टर, इसलिए कह रही होती है कि देखो मैं तुम्हारा इलाज तो कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में ये ना कहना कि मैंने कुछ गलत कर दिया था। अब मैं क्या ही करूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाना। अब जैसे इसकी शर्ट उतारती है तो इसकी बॉडी को देख के एकदम ब्लश ही करने लगी थी कि कितना हॉट है ना ये।
अब फिर फ़ौरन से होश में आती है और इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जैसे उठ के यहाँ से जा रही थी तो वो इसका हाथ पकड़ लेता है। ये यहाँ पे बैठ तो जाती है, लेकिन इसे जब काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, तो ये भी फिर इसके पास ही लेट गई थी। अगले दिन सबसे पहले हमारे हीरो की आंख खुलती है और वो इसका हाथ पकड़ा देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज ही था। एंड देन ये भी रिमेंबर करने लगता है कि रात के वक्त कैसे इस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। खैर यहाँ पे अभी देखता है कि उसकी शर्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए उसने जाके फ़ौरन से इसकी ही कोई टी शर्ट पहन ली थी और अपने मैनेजर को भी कॉल कर लेता है कि मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। एक कार्ड के ऊपर अपना नंबर वगैरह लिख के जैसे ही वहाँ से जाता है तो पीछे से कैट की वजह से ना वो कार्ड डस्टबिन में ही गिर गया था। अब ये जैसे ही सुबह उठती है तो यहाँ पे हमारे हीरो को ना देख के हैरान थी कि ये आखिर जो कहाँ पे चला गया। मैनेजर तो इसकी टी शर्ट देख के सरप्राइज हुए जा रहा था कि आखिर आप रात को कहाँ पे थे। ये उसे कहता है कि चुप करके ड्राइविंग करो बस। अब तभी अचानक इसे मम्मी की कॉल आ जाती है। जब से उन्हें इसके कल वाले इंसिडेंट का पता चला था वो तो अपने बेटे को लेकर काफ़ी वरीड लग रही होती है। उन्हें कहता है कि मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो फिर इससे इसकी शादी की बात करने लग गई थी और इसके रिएक्शन से तो साफ लग रहा होता है कि जैसे अब ये शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर इसे बताते हैं कि कल रात जिसने भी तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था वो बिल्कुल सही रहा। ये सब सुन के इसे तो छायून की याद आने लगी थी और इवन के स्माइल भी करने लगा था। अब इसे बस वेट था कि वो कभी से कांटेक्ट करेगी, बट अभी तक उसने इसे रब्ता किया ही नहीं होता। ये फिर अब जो उसकी टी शर्ट घर पे लेके आया था उसे देखने लगता है। उधर क्लिनिक पे एक आंटी से यही पूछने लगी थी कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो और वैसे भी तुम्हारी क्या डिमांड है कि लड़का कैसा होना चाहिए। ये उसे बताती है कि रिच हो, हैंडसम हो, टाल हो और इवन के हॉट भी हो, एब्स वाला हो। ये सुन के आंटी भी परेशान होती हुई जाने ही लगी थी कि ये लड़की आखिर कौन से सपने सजाई बैठी है। इधर ये खुद भी अपनी बातों से हंसने लगती है कि ये मैंने आंटी से क्या कह दिया। बचाने की इसे ली कंग की याद आ जाती है कि पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पे होगा और उसकी कंडीशन कैसी होगी। ली कंग ने तो छायून की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह थी मैनेजर से कह के सब कुछ मंगवा ली होती है। इसे ये भी पता चलता है कि वो तो एनिमल डॉक्टर है, उस पर काफ़ी ज़्यादा सारे कर्जे वगैरह भी चढ़े हुए हैं। खैर अभी भी वेट करता है कि वो कब इससे कांटेक्ट करेगी, वो नहीं करती है। सो फाइनली इसने फिर उससे मिलने जाने का डिसाइड कर ही लिया था। जैसे ही गाड़ी में आके बैठता है तो तभी मैनेजर भी आ गया था। उस एक्सीडेंट के बाद से वो कभी भी इसे अकेला छोड़ता ही नहीं था। अब जैसे उसके क्लिनिक के बाहर आके इसकी नज़र छायून पे पड़ती है तो वो इस वक्त इसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। ये तो बस उसे देखते ही रह जाता है। इवन के यहाँ पे इसने उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर ली थी। ये माने या ना माने इसे तो उससे फर्स्ट साइट लव हो ही चुका होता है। नेक्स्ट मैनेजर से बचते बचाते ये फिर अब अकेला ही उसकी क्लिनिक पे पहुँच आया था। एंड देन जैसे उसे आवाज़ देता है तो वो भी इसे देख के हैरान थी। अब उसे समझ आ जाता है कि अरे ये तो वो वही वाला लड़का है जिसकी मैंने जान बचाई थी। सो इसलिए इसकी कंडीशन का पूछती है। वो बताता है कि अब मैं ठीक हूँ। और वैसे भी फिर जैसे इसके क्लिनिक पे पहुँचता है तो इसकी कैट को देख के हैरान था कि इसे साइड पे करो। वो कहती है कि मैं तो साइड पे नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी अगर तुमने यहाँ से जाना है तो जा सकते हो। बट ये भी यहीं पे बैठ जाता है कि अच्छा ये बताओ मेरी जान बचाने की तुम कौन सी ऑफ़र लेना एक्सेप्ट करोगी। ये कहती है कि मुझे बस थोड़े से ही पैसे चाहिए। अब जब अपनी लिस्ट बना के उसे दिखाती है तो वो भी हैरान था कि मेरी जान बचाने के इतने कम पैसे। वो नहीं मानने वाला होता है। इससे यही कहने लगा था कि तुम्हें जितने भी मिलियंस वगैरह चाहिए तो मुझे बता सकती हो, लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि नहीं बस मुझे इतने से ही पैसे दे दो। अब जैसे ही कैटी यहाँ पे आने लगती है तो ये उसे कहता है कि इसे यहाँ से भगाओ। जैसे उसे भगाने के लिए उठती है तो फिसल के इसके ऊपर ही गिर गई थी। अब अचानक ही हार्ट बीट फास्ट होने की वजह से फ़ौरन से साइड पे भी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये उसे एक खाली बिल्डिंग में ही लेके आ गया था कि तुम अपना क्लिनिक यहीं पे खोल लो, उस हॉस्पिटल को छोड़ो। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। ये बार बार उसे यही कह रहा था कि यहीं पे शिफ्ट हो जाओ, यही मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। अब तुमने जो मेरी जान बचाई थी मैं उसके लिए इतना तो कर सकता हूँ। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि नहीं, वो वाली क्लिनिक ही मुझे ज़्यादा सूट करती है, सो इसलिए मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी। वो फिर से कहता है कि देखो मेरी बात मान लो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़ जाए। लेकिन अभी भी वो नहीं कह रही होती है। इस बात से इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा ही आई जा रहा था कि वो लड़की मुझे रिजेक्ट क्यों कर सकती है। अब इसकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था और ये समझ रहा होता है कि जैसे कि उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, सो इसलिए इसका गुस्से के मारे ही बुरा हाल होता है। इसने अब उससे बदला लेने का भी सोच लिया था। नेक्स्ट यहाँ का ऑनर आके इसे बताता है कि अब से तुम यहाँ से मूव कर सकती हो, वैसे भी ये बिल्डिंग किसी और ने ख़रीद ली है। ये सुन के वो परेशान थी। अब जब उसे पता चलता है कि इसे बाय करने वाला कोई और नहीं बल्कि ली कंग ही है
तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, एक तो मैंने आपकी जान बचाई है, ऊपर से आप मेरे पीछे ही पड़ गए। वो तो स्टिल इसे यही ऑफ़र कर रहा था कि उसी बिल्डिंग में आके काम करो, लेकिन ये फिर से मना कर देती है। अब फिर मुख्तलिफ बैंक्स में जाके लोन वगैरह लेने के लिए बात करती है, लेकिन वो सारे इसे इनकार कर देते हैं। बेचारी बहुत ही परेशान हो गई थी। रात के वक्त इसे मम्मी की कॉल आ जाती है। इसके भाई की स्टडी के लिए इसकी मॉम को पैसों की ही ज़रूरत पड़ गई थी। ये उन्हें कह देती है कि डोंट वरी, उनका मैं अरेंज कर दूंगी, लेकिन परेशान भी होती है कि कैसे करूंगी। ऊपर से इतने में कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इसे यहाँ से मूव ऑन करने का ही कह रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करना है, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो का मैनेजर ही होता है, और जानबूझ के ही हमारे हीरो ने उसे यहाँ पे भेजा था। अब नेक्स्ट सीन में इसे कंपनी में ही दिखाया जाता। आते ही ली कंग पे गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बेचारी इमोशनल भी हो गई थी कि आखिर तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं बस वहीं पे काम करना चाहती हूँ, इतना हार्ड वर्क किया मैंने, मैं उसे छोड़ के कहीं जाने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो स्टिल इसे अपनी ऑफ़र दिए ही जा रहा था कि तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जाओ ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है। लेकिन स्टिल ये उसे मना कर देती है। अचानक ही इसे इसकी बेस्टी की कॉल आ गई थी कि फ़ौरन से हमसे मिलने के लिए आओ। ये भी कह देती है कि ठीक है, मैं एक काम निपटा लूँ, अभी आती हूँ। अब यहाँ पे इसने उसकी टाई ही पकड़ ली थी कि अगर तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो ना तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो, और इवन के इसके शूज़ के ऊपर अपना शूज़ भी रख देती है। अब जैसे अपना पाँव ऊपर करता है तो इससे पहले कि ये नीचे गिरती वो इसे पकड़ लेता है, और ये फिर से उस पर गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। उस सबको लेके ये तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगा था। इसका मैनेजर भी देख के हैरान ही था कि आखिर हमारे बॉस को आजकल हो क्या गया। इधर ये अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे हमें इसके एक और फ्रेंड सैंग को भी दिखाया जाता है, जिसको देख के तो साफ लग रहा था कि जैसे कि वो इसे पसंद करता हो। अब तभी यूरा मैडम की भी एंट्री हो ही चुकी होती है। वो फिर से इसे पॉइंट आउट करने से बाज नहीं आ रही होती है कि तुम कहाँ एक गाँव में काम करती हो, शहर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हो, और हाँ वैसे भी मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अब तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अब ये साहब उसे कॉल पे कॉल किए जा रहे होते हैं, लेकिन वो पिक करने का नाम ही नहीं ले रही होती है। ये भी यहाँ पे उसे सुनाने के लिए कह देती है कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारे नेबरहुड में शिफ्ट होने वाली हूँ। ये सुन के वो सरप्राइज़ के क्या। नेक्स्ट सीन में इसे फिर ली कंग के पास ही दिखाया जाता है। अब बेचारी ने इससे पहले तो मना कर दिया था, अब उसी मुंह से ही कह रही होती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं ये सब कुछ फ्री में नहीं ले रही हूँ, बल्कि बाद में जो भी मैं पैसे कमाऊँगी उसके थ्रू आपको वापस कर दिया करूँगी। वो भी इसे डील कर लेता है कि ठीक है, अब मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब नेक्स्ट बेचारी को काफ़ी परेशान दिखाया जाता है। इस हॉस्पिटल में उसने बहुत सारा काम किया था, अब इसे छोड़ने के लिए जा रही थी तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। फिर उसी बिल्डिंग में ये शिफ्ट हो ही चुकी होती है। अपनी कैट को भी लेके आ गई थी, कुछ सामान वगैरह भी इसने मंगवा लिया था। अब रात के वक्त जैसे ही हमारा हीरो इसे देखने के लिए आता है तो तब ये देख के हैरान था कि एक तो क्लिनिक का दरवाज़ा खुला हुआ और ऊपर से ये यहाँ पे सो रही है। इसलिए जैसे इसके पास बैठ के इसे देखने लगा था तो वो अचानक ही ना इसके चिक्स को पकड़ लेती है। यही सोचती है कि शायद मैं इसे सपने में देख रही हूँ, लेकिन वो कहता है कि क्या तुम ये मेरे चिक्स को छोड़ सकती हो। तो यह अब हैरान होकर उठ बैठती है और काफ़ी एम्बैरस भी लग रही थी। उसे कहता है कि तुम ऐसे खुले में कैसे सो सकती हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या। वो इसे कहती है कि एक्चुअली में नहीं है और यहाँ पे सोने की कोई ख़ास जगह भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं से अपार्टमेंट बाय कर लूँ, लेकिन सोचती हूँ कि कुछ करने का। वो कह देता है कि ठीक है, तुम फिर मेरे घर में शिफ्ट हो सकती हो, वहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स हैं। बट इसने तो साफ मना कर दिया था। ऑफिस में असिस्टेंट आके इसे बताता है कि आपके लिए मॉम ने काफ़ी सारी ब्लाइंड डेट्स का अरेंज कर लिया है, सो इसलिए जब भी आपसे हो सके तो वहाँ पे चले जाना। ये सब देख के ये तो परेशान ही हो गया था। इसने आज ये अपनी क्लिनिक ओपन करने का डिसाइड कर लिया होता है। काफ़ी प्रे भी कर रही होती है कि ये अच्छे से चल जाए और मैं अपने लिए बहुत सारा पैसा कमा सकूं। इसकी फ्रेंड इससे एक्सक्यूज़ कर लेती है कि सॉरी मेरी मॉम का ऑपरेशन था, सो इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन हाँ सैंग ज़रूर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। इधर बाहर मैनेजर साहब एक बहुत ही बड़ा फ्लावर बुके लेके पहुँचे हुए होते हैं कि बॉस साहब तो नहीं आ सके, सो इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। और हाँ, लंच पे ज़रूर आपको उन्होंने इन्वाइट किया था, लेकिन ये लंच पे नहीं जाती है, वो बस इसके आने का ही वेट करता रह जाता है। ये ना सिर्फ इससे प्रे वगैरह करवाती है, क्लिनिक की सफाई भी करवाने लगी थी। और बाद में जैसे ही खाना खा रहे होते हैं तो ऊपर से अपने बॉस को देख के ये बेचारा तो घबरा के वहाँ से जाने की करता है कि इससे पहले कि इसके हाथों में शामत आ जाए। अब जो इसे खाने के लिए इन्वाइट करती है, पहले तो नखरे दिखा के मना करता है
और जब जैसे ये खाना खाता है तो यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने लगा था, लेकिन उसके सामने ऐसे शो करवाता है कि जैसे कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतने में सेंग की भी एंट्री हो चुकी थी। वो इससे पूछने लगता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। तो ये उसे बताती है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है और कोई नहीं, बस आज के दिन हम लंच करने के लिए ही आए थे। यूरा जैसे ही यहाँ से जा रही होती है तो अचानक ही इसकी क्लिनिक को देख के सरप्राइज ही रह गई थी कि आखिर चायून के पास इतने सारे पैसे आ तो आ कहाँ से गए। ये रात को फिर उसका भेजा हुआ फ्लावर बुके ही देखने लगी थी। यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अब नेक्स्ट सीन में चायून की सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने इसे मिलने के लिए बुलवाया था। यही कह रही होती हैं कि हमने सुना है कि तुमने न्यू क्लिनिक ओपन कर लिया है, सो इसी खुशी में क्या तुम हमें ट्रीट नहीं दोगी। वो भी मान जाती है कि ठीक है। अब जानबूझ के ही वो इसे एक बहुत ही महंगी जगह पे लेके आई थी और जाहिर सी बात है यहाँ के सारे खाने भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये सब कुछ देख के उसका तो सारी घूम जाता है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी अचानक ऊपर से एक वेटर आ जाता है जो कि इनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारी डिशेस भी लाया था और फिर यही बताता है कि इन सब का अरेंज यहाँ पे उन साहब ने किया है जो कि दूसरी टेबल पे बैठे हुए हैं। अब जैसे ही उस पर हमारी हीरोइन की नज़र पड़ती है तो वो एकदम सरप्राइज रह जाती है। एक्चुअली में वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली कंगी था। चायून तो इसे देखते ही यहाँ पे चुपने लगी थी। यूरा मैडम इस पे लाइनें मारने की ट्राई करने लगती है। वो समझ रही थी कि मैं प्रीटी हूँ और साथ साथ रिच भी हूँ, सो इसलिए ये हैंडसम सा बॉय ना मेरे लिए ही यहाँ पे आया होगा, बट उसे रियलिटी का क्या पता। ये साइड पे उसे मिलने के लिए बुलाती है। यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता है तो अब ये फिर उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने ही लगी थी। बाद में जैसे बिल पे करने के लिए आती है तो इसे पता चलता है कि उन साहब ने इसका बिल भी पे कर दिया था। ये अब परेशान से बाहर आती है। अब तभी फिर ली कंग इसे कहता है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसे ही वो इसके साथ वहाँ से जाती है तो तब इसकी सो कॉल्ड फ्रेंड्स की शक्ल देखने वाली उनका तो जल्द के मारे बुरा हाल था कि आखिर ये हैंडसम सा बंदा इस लड़की को कैसे जान सकता है। अब रास्ते में जाते हुए ये अब उसे कह देता है कि मेरी मॉम मेरे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स का अरेंज कर लिए हैं और शादी का भी इवन कि उन्होंने मुझे करने का कह दिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए इसे कह देता है कि क्या तुम मेरी कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी, इसलिए तुम मेरी शील्ड का काम करोगी, मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो साफ मना करके वहाँ से जाने लगी थी। वो अभी भी इसे फॉलो ही किया जा रहा था कि जब तक तुम मेरा कहना मान नहीं लेती हो तब तक तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब जैसे ही ली कंग चायून के क्लोज आने की कोशिश करता है तब तो उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। अब इसी बात का फ़ायदा उठा के वो कह देता है कि इसका मतलब तुम्हारा ना कोई पहले बॉयफ्रेंड नहीं होना है, सो तभी जब मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तुम बहुत नर्वस फील करती हो। ये तो फ़ौरन से उसे मुक्का मार देती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट इसे बहुत ही कंफ्यूज दिखाया जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी वो मेरे क्लोज आने की कोशिश करता है तब मैं बहुत ही नर्वस हो जाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना। फिर तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि कैसे सैंग ने कॉलेज लाइफ में इस तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश की थी। मीन के पहला इसका उस पर क्रश था। अब बाद में ये सब कुछ तो यूरा ने भी देख लिया था। अब वो इसे आके बताती है कि मेरा तो सैंग बॉयफ्रेंड है, पता नहीं क्यों उसने तुम्हें ये फ्लावर्स दिए थे। ये सुन के वो सैड हो जाती है कि इसका मतलब वो दो लड़कियों को डेट करना चाहता है। और बाद में आके अपनी फ्रेंड को सारी बात का बता देती है कि कैसे वो सीईओ मेरे क्लोज आता है, मैं नर्वस हो जाती हूँ, इसलिए अपनी नर्वसनेस को भगाने के लिए इसने डांस क्लब भी ज्वाइन कर लिया था। अब जैसे ही सैंग के साथ डांस करने लगती है तो तब ये नोट करती है कि इसके साथ होते हुए मुझे वैसा फील क्यों नहीं हो रहा है जैसा कि सीईओ के साथ होता है। अभी फ़िलहाल तो यही सोच ही रही होती है कि अचानक ही इसे सीईओ की कॉल आ जाती है। अब कॉल आने की वजह से भी इसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वो इससे फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करने लगा था, लेकिन ये कह देती है कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, इसलिए इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। वो हैरान था कि इस लड़की को आखिर मसला क्या है। मीन के मेरी कॉल भी पिक करना ये पसंद नहीं करती है। ये जब फिर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे चेयर्स कर रही होती है तो तभी फिर से वो इसे कॉल कर देता है। वो तो अपनी फ्रेंड्स के होते हुए इसकी कॉल नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए डिस्कनेक्ट कर देती है। अभी भी उसका गुस्से के मारे बुरा हाल ही था। अब ये फिर चायून से मिलने के लिए उसकी क्लिनिक ही पहुंच आया था। यही कहने लगा था कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने पे ना तुम्हें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तुम्हें पता है 3 महीने के बाद फिर ये क्लिनिक तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हें बाद में मुझे पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के वो सरप्राइज रह जाती है। अभी भी इसे ना उसके आंसर का ही वेट होता है, लेकिन वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती है। बस यही कहने लगी थी कि क्या सच में। अभी भी उसे सोचने के लिए टाइम ही चाहिए होता है।
तभी फिर बाद में हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि चाजून का ही छोटा भाई होता है। आते ही ये तो उसकी कुटाई लगाना स्टार्ट कर देती है। इतने दिनों से उसने इसके साथ कोई रब्ता जो नहीं किया था। वो यहाँ पे जैसे ही देखता है कि उसकी बहन अपसेट है कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, तो वो इसे आइडियाज देने लगा था कि ऐसा तुम करोगी ना तो इस यहाँ से तुम्हारी क्लिनिक चमक ही जाएगी। लेकिन इस बेचारी को तो यहाँ पे कोई भाव ही नहीं दे रहा होता। फिर थक हार के बैठ जाती है और फिर अपने भाई पे गुस्सा करने लग जाती है कि कितना फजूल प्लान बताया था उसने। रात के वक्त सैंग तो इसके पास एक पेट लेके आया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इल था। उसे यकीन था कि ये बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर देगी और वाकई में ऐसा ही होता है। अब यहाँ से वापसी पे जैसे ही जा रहा होता है तो इस पे हमारे हीरो की भी नज़र पड़ चुकी होती है। उसे तो फुल इग्नोर मारता है, लेकिन यहाँ पे आके यही पूछने लगा था कि जो अभी यहाँ से लड़का गया वो कौन था। ये उसे बताती है कि वो मेरा फ्रेंड था। फिर से उसे कहने लगा था कि चलो वो तो तुम्हारा फ्रेंड था, अब ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया है उसके बारे में क्या सोचा है, मुझे सच सच बताना। ये भी तंग आ चुकी थी कि मेरा इतना हार्डवर्क करने के बाद भी मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा है, सो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँ। इसलिए फ़ौरन से उसे कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए दिखाया जाता है। साथ ही फन कि इसने ये शर्तें भी रखी थी कि अब के बाद तुम्हें ना मेरी हर बात माननी पड़ेगी, स्पेशली कि मुझसे दूर नहीं जाना है, और हाँ अपने मेल फ्रेंड्स से तो ख़ास तौर पर ही दूर रहना। इस वक्त इसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ सैंग ही आइए जा रहा था। मीन कि ये उससे बहुत जेलस भी फील करता है। अब यहाँ पे वो भी कह देती है कि ठीक है, मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगी। इन दोनों को साथ में देख के मैनेजर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता कि फाइनली मेरे बॉस भी रिलेशनशिप में आ ही चुके हैं। फिलहाल के लिए तो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपना किसी को भी नाम बताने का ही डिसाइड कर लिया होता है। अब ये साहब जैसे इसके फ्रेंड्स को देखते हैं ना तो ऐसे प्रिटेंड करने लगे थे कि जैसे कि ये दोनों सचमुच ही अब गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। असल में तो ये सैंग साहब को यहाँ पे जेलस फील कराना चाहते थे। अब वो उसके लिए बुके लेके आया था लेकिन उसे दे ही नहीं पाता है। अब बाद में मम्मी ने इसके लिए एक ब्लाइंड डेट का अरेंज कर दिया था। वो लड़की इससे काफ़ी छोटी होती है, रामी। अब ये फ़ौरन से यहाँ पे चाजून को कॉल करता है कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, सो इसलिए मुझे बचाने के लिए फ़ौरन से यहाँ पे पहुँचो। इधर रामी तो इसे बहुत पसंद करती थी। ये उसे कह देता है कि देखो तुम्हें ना अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अब तभी अचानक ही ऊपर से फिर हमारी हीरोइन की भी एंट्री हो जाती है। वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड कह के ही रामी से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। ये मैडम तो विश्वास नहीं करने वाली थी और साथ ये भी कहने लगती है कि अगर ठीक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भी सही तो मैं फिर भी तुम पे गिव अप नहीं करने वाली हूँ। और जैसे इसके सामने इसे किस करने लगा था, ये फ़ौरन से चिल्ला पड़ती है कि बस कर दो। अब जैसे वो इसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो ये सोने ही लग गई थी। अब इसे सोते हुए वो बहुत प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है कि ये इस वक्त कितनी क्यूट लग रही है। अब जैसे इसके बाल पीछे करने लगा था तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अब ये उसे कहने लगा था कि देखो तुम ना अब किसी और के सामने ऐसे मत सोचाना, तुम्हें पता है कि सोते वक्त तुम बहुत ज़्यादा अगली लग रही थी। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज। रामी मैडम अगले दिन फिर इसके क्लिनिक की कहीं ना कहीं से पता करा के पहुँच आई होती है। इधर ये साहब जैसे बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए होते हैं तो मैनेजर इसे बताता है कि आपको इस वक्त चाजून की कॉल आ रही है। इसने मीटिंग फिर यहाँ पे कैंसिल कर दी थी और फर्नीचर से बात करने लगता है। वो इसे बताती है कि रामी मुझसे मिलने के लिए आई है, अब बताओ कि मैं उसका क्या करूं। उससे कह देता है कि तुम्हारी मर्जी है, जो करना है कर सकती हो, वैसे भी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इतना तो तुम्हारे करने का हक ही बनता है। चाजून तो अब फुल एटीट्यूड के साथ फिर रामी के सामने बैठती है। वो तो इसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगी थी, उस पर तो इसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। ये मैडम अब काफ़ी ज़्यादा सारा गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है कि तुम्हें तो मैं देख लूँगी। रात को ली कंग इसे अपने साथ फर्स्ट डेट पे ही लेके जाने वाला था। दोनों ने मूवी देखने का ही डिसाइड किया होता है। मूवी देखते वक्त ये तो अपने बहुत सारे एक्सप्रेशंस चेंज करती है। पहले हंसने लगी थी एंड देन इमोशनल सीन पे आके फिर रोने भी लग जाती है। वो स्टिल एक ही मूड में बैठा होता है। जैसे ही मूवी ख़त्म होती है तो ये यहाँ पे उसके साथ अपनी फ़र्स्ट पिक्चर भी बनाने लगी थी। अब वो स्माइल नहीं कर रहा होता तो इसलिए ये अपसेट हो जाती है। बाद में जैसे उसे फ़ोन पे बातें करते हुए देखती है तो कैसे वो हंस हंस के बातें कर रहा होता है, तो तब तो इसका दिल और ही उदास हो गया था कि ये मेरे साथ होते हुए ऐसा क्यों नहीं करता। अब इसने अपनी फ़र्स्ट पिक्चर यहाँ पे काफ़ी संभाल के भी रख दी होती है। रात के वक्त इनका लाइट बल्ब जो भी होता है वो ख़राब हो गया होता है, तो इसकी फ्रेंड फ़ौरन से ली कंग को मैसेज करके यहाँ पे बुला लेती है। वो बेचारा भागा भागा ही आया था कि पता नहीं क्या मसला हो गया। यहाँ पे आके जब उसे पता चलता है कि बस एक बल्ब को चेंज करने के लिए इसने उसे बुलाया है, तो उसका फिर यहाँ पे गुस्से के मारे बुरा हाल ही हो गया था। अब जैसे ही वो बल्ब चेंज करने के लिए ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे उसे तो वो चेंज हुआ ही नहीं जा रहा होता, तो वो फ़ौरन
अच्छे से साइड पे करके वो ठीक कर देती है और खुश भी हो गई थी। जैसे यहाँ से उतरने की कोशिश करने लगती है तो फिसल के इसके ऊपर ही गिर जाती है। सो इस तरह इन दोनों के बीच फर्स्ट किस भी हो गई थी। फ्रेंड के आने पर ये दोनों फिर साइड पे हो जाते हैं। वो तो इन्हें डिस्टर्ब किए बिना वहाँ से चली ही गई थी। उस किस को लेके ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है कि पता नहीं क्यों, तब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। कुछ ऐसा सा हाल हमारे हीरो का भी होता है। उस किस के बाद से वो तो हमारे सीईओ को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी। ये उसे कॉल्स करता है, उससे मिलने के लिए आता है, वो इसे मिलती भी नहीं है। अब यहाँ पे फिर उससे एक मैसेज छोड़ देता है, वो मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं करती है। अब तभी मैनेजर के थ्रू इसे एक इन्विटेशन कार्ड मिलता है कि आज रात आपको एक पार्टी में जाना है। इसने तो अपने साथ छाजुन को ही लेकर जाने का डिसाइड कर लिया था, इसलिए उसे मैसेज कर देता है कि फौरन से मुझे मिलने के लिए आओ, वरना फिर तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी बेचारी आ ही गई थी। अब जैसे उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है कि आज की रात हम दोनों पार्टी में जाएंगे, तो वो कहती है कि मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है। सो इसलिए उसके लिए एक ड्रेस बाय करने के लिए ही आ गया था। यहाँ पे तो हमारी क्यूट सी छाजुन तो बहुत ही प्रेटी लग रही होती है। इवन कि ये भी उससे नजरें हटा ही नहीं पाया होता। इन दोनों का कपल तो एकदम परफेक्ट ही लग रहा था। जैसे ही पार्टी में आते हैं तो यूरा देख के सरप्राइज और ऐसे बातें भी सुनाने लगी थी कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसी लड़की भी इस पार्टी में आना डिजर्व करती हो। यहाँ पे वो इसे कह देता है कि तुम्हें इसे बातें सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो जैसे ही इसे यहाँ पे छोड़ के साइड पे जाता है तो ऊपर से रामी मैडम की एंट्री हो चुकी थी। वो भी आके इसे काफ़ी सारा क्रिटिसाइज करने लग जाती है और ये बात इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आखिर ये सब लोग मुझे समझते क्या हैं, क्या मैं यहाँ पे आना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी। इसलिए इसे कह देती है कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे प्लीज़ इस पार्टी में मत लेके आना, और हाँ अगर लेके आना भी है ना तो फिर उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाए। वो यहाँ पे इसे पकड़ के किस कर लेता है। वो तो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट इससे ख़त्म करना ही नहीं चाहता था। कुछ रिपोर्टर्स ने इन दोनों की पिक्चर्स से क्लिक कर ली होती है। यहाँ पे वापसी पे जाते हुए वो कह देता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, और हाँ वो हमारी किस को भूल जाना। ये सुन के वो इमोशनल हो जाती है कि क्या उसने तब वो मिस्टेक की थी और अब कह रहा है कि मैं भूल जाऊँ। अब बाद में ये थोड़ा सा पछता भी रहा होता है कि मैंने ऐसे ही खामखा में छाजुन को कह दिया था कि वो गलती से हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इधर इनकी वो वाली किस वीडियो वायरल हो चुकी होती है। ये परेशान दिख रहा होता है कि ओहो पता नहीं छाजुन क्या सोच रही होगी और उसे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। सारे लोग कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे होते हैं। इस बेचारी को तो यहाँ पे चुप नहीं पड़ गया था। अब नेक्स्ट अपनी नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए इसने डांस प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी होती है। इवन कि ये तो यहाँ पे सीईओ को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी कि वो उसके साथ हुई किसी को भूल ही जाए तो यही बेहतर होगा। और तभी डांस करते करते अचानक उसका पाँव मुड़ जाता है। अब सेंग उसका पाँव ठीक करने की कोशिश करने लगा था, तभी ऊपर से हमारा हीरो आ जाता है। वो तो इस वक्त बहुत ही जेलस फील करने लगा था और फ़ौरन से अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से लेता हुआ चला जाता है। इसे क्लिनिक पे ला के वो तो खुद ही इसके पाँव पे पट्टी बांधने लग जाता है। अब उसका ये गेस्चर यहाँ पे हमारी हीरोइन को तो बहुत ही पसंद आया था। अब जब तक ये प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती तब तक तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। इवन के रात तो वो इसके साथ यहीं पे ही सो जाता है। छाजुन को लेके ये तो काफ़ी सारा पॉजेसिव भी बनता जा रहा होता है। ये नहीं चाहता था कि एक पल भी वो मेरी नज़रों से दूर हो। सो इसलिए बहुत सोच समझ के इसने एक फ़ैसला किया था। सो नेक्स्ट सीन में इसे हमें छाजुन के पास ही दिखाया जाता है, जो कि उसे यही कह रहा होता है कि तुम ना अभी के अभी मेरे घर में ही मूव कर जाओ। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या। छाजुन ने तो सीईओ को साफ मना कर दिया था कि मैं जस्ट उस पर्सन के साथ रहूँगी जो कि मुझे पसंद करता होगा, इवन कि हम दोनों के बीच बस लव का ही रिश्ता होगा। उसने तो उसे ये तक भी कह दिया था कि क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो कि मुझे अपने साथ रखने के लिए मरे जा रहे हो। वो उसे इस बात का तो कोई जवाब नहीं देता, बस यही कहने लगा था कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं तुम्हें अपने घर मूव करके रहूँगा। ये अपने लिए जब कोई अपार्टमेंट देख रही होती है वो ऊपर से आ जाता है कि इससे अच्छा तो तुम मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो। वो तो फिर से इसे काफ़ी सारा तंग करता हुआ ही जाता है। इस बात से छाजुन तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि आखिर इस बंदे को मसला क्या है। रात के वक्त सेंग फिर से एक पेट को लेके इसके पास आया था। ये उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। जब सीईओ कॉल करता है तो आगे से सेंग ने ही पिक कर ली थी कि छाजुन अभी बिजी है, बाद में फ़ोन करना। ये हैरान कि उसका फ़ोन इन साहब ने क्यों पिक किया। आज तो अपने फ्रेंड के साथ आके छाजुन ने बहुत सारी ड्रिंक भी कर ली होती है, इवन के टल्ली भी हो गई थी।
उसके फ़ोन पे सीईओ की कॉल आती देख के इसकी बेस्टी उठा लेती है एंड फौरन से छा को लेने के लिए उसने उसे कह दिया था वो भी आ जाता है। इसकी कंडीशन को देखते हुए ली कंग को इसे उठा के वहाँ से लेके जाना पड़ गया था। रास्ते में तो ये काफ़ी अजीबोगरीब सी हरकतें करती है। ये देख के ली कंग तो अब फिर उसे नीचे ही पटक के वहाँ से जाने लगा था। जब सुनता है कि कोई उसे तंग कर रहा है फिर से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी आ गया था। अब तो फिर वो इसे छोड़ के नहीं जाने वाला होता। वैसे भी इस वक्त वो काफ़ी क्यूट भी लग रही होती है। उसकी शर्ट पे जैसे ही वो वोमिट करती है तब तो फिर वो भड़का हुआ इसे घर ही लेके आ जाता है कि ये जो आज तुमने किया है ना मेरे साथ, उसका तो रिवेंज मैं ज़रूर लेके रहूँगा। अगले दिन जैसे ही छायुन की आंख खुलती है तो पहले वो इसकी हैंडसमनेस को देख के ना फ़ौरन से उस पर फिदा ही हो गई थी कि ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है। अब जब यहाँ पे खुद की शर्ट चेंज हुई देखती है तो जोर की चीख मारती हुई उठी खड़ी हुई थी कि ये किसने किया। वो फिर यही कहने लगा था कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि रात को तुमने क्या हरकतें की थी। जो भी किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। इस वक्त भी काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है और ये भी कहने लगा था कि तुम्हारा हॉस्पिटल तो अभी के अभी मैं सेल करता हूँ। ये मना करती है कि प्लीज़ ऐसा तो मत करो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया था। बहुत ज़ोर लगाने के बाद इसे सारी बातें फिर याद आने ही लगी थी। अब फिर एम्बेरस होकर उससे अपोलोजाइज़ करती है कि तुम जो कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। वो भी कह देता है कि ठीक है फिर मेरे घर मूव करो, ये तो चाहता ही यही था। अब मजबूरी में छाजून को भी अब मानना ही पड़ गया था, क्या करती बेचारी। बाद में मैनेजर इसे इन्फॉर्म करता है कि आपकी छा के साथ होने वाली वायरल वीडियो आपकी मॉम भी देख चुकी हैं। वो तो बहुत गुस्सा थी कि उस वक्त आपके साथ वो लड़की कौन थी और इवन कि वो तो आपको बहुत सारी कॉल्स भी करती रही हैं लेकिन आप तो पिक ही नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने आपकी ब्लाइंड डेट का अरेंज किया जो कि सामने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जूरा मैडम थी। ये उसे साफ बता देते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलने का भी मत सोचना। वैसे भी मुझे छा पसंद है सो शादी भी मैं उसी से ही करूँगा, फिलहाल तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम को भी कॉल करके आइंदा अपने लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने से मना कर देता है। इधर छा स्ट्रेस कम करने के लिए सैंग के साथ मिलकर जैसे ही डांस कर रही होती है ऊपर से ली की एंट्री हो जाती है। वो खुद ही इसके साथ प्रैक्टिस करने लगा था। अब छा माने या ना माने उसे भी इससे लव हो ही चुका होता है। इसके साथ हुए वो तो जस्ट अब सारे लम्हात को ही याद करने लग जाती है, इवन कि इसे मना भी नहीं करती। काफ़ी अच्छे से इन दोनों की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो ही चुकी होती है। नेक्स्ट डे फिर अपना सारा स्टफ लेके उसके घर भी आ गई थी। उसका इतना आलीशान घर देख के ये सरप्राइज रह जाती है। ये कैट को भी साथ लाई थी, वो इसे यहाँ से भेजने को कहता है लेकिन ये नहीं मानती। अब खैर उसे भी मजबूरी में कैटी को स्टे करने की इजाज़त फिर इसे देनी ही पड़ गई थी। इतने अच्छे घर में मूव करने पे इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता और यहाँ पे उसे ऐसी हरकतें करते देख के ना ली कंग भी हैरान था। रात को लाइटनिंग होने की वजह से छा को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसे तो खैर बस यही चीज़ ज़्यादा डराती थी। फौरन से चीखें मारती हुई ली कंग को आके चिपक जाती है। वो कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं। ये बहुत ही घबराई हुई थी। वो इसे तसल्ली देने लगता है। अब फिर बाद में खुद ही ऑकवर्ड फील करती हुई फौरन से नीचे उतर आती है। वो इसे आराम से यहाँ पे रूम में रहने का कह के बाहर ही आ गया था लेकिन हालत थोड़ी सी ख़राब होती है कि ये आज उसके इतना ज़्यादा क्लोज आने की वजह से मुझे क्या हो गया था। अगली सुबह इसके लिए ब्रेकफास्ट ली कंग ने अपने हाथों से ही बनाया था। ये देख के वो तो बहुत ही हैप्पी होती है। यहाँ पे इसे कहता है कि इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद जो भी घर का काम होगा वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सुन के थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे नौकरानी बना के लाए हो। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अब ये भी कह देती है कि चलो ठीक है हम दोनों मिल के काम बांट लेते हैं कि आधे तुम क्या करोगे और आधे मैं। इवन कि यहाँ पर इसने काफ़ी सारे रूल्स वगैरह भी बना दिए थे जिनमें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि हम दोनों के बीच ना आइंदा के बाद कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ये सुन के वो सरप्राइज कि क्या सच में। वैसे भी क्या तुम्हें रात का सीन याद है कि कौन सबसे ज़्यादा चिपकी जा रहा था। ये अब थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है, कहती है कि हाँ माना कि रात को मेरे से वो सब कुछ हो गया था लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब थोड़ी देर के बाद वो फिर इसे खुद ही हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाने लगा था। रास्ते में ये भी कह देता है कि तुम्हारा वो जो फ्रेंड है ना सैंग, उससे दूर ही रहना। अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया ना फिर समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो सामने से सैंग इसका वेट कर रहा था। इन दोनों को वहाँ से जाते देख के ना इसका अब गुस्से के मारे बुरा हाल। वो तो इसे गुड बाय कहने के लिए आया था कि मैं अब फ़ौरन जा रहा हूँ। बेचारा इसे बहुत ज़्यादा पसंद तो करता था लेकिन उसे अब इतना भी रियलाइज़ हो चुका था कि ये जस्ट ली कंग को ही लाइक करती
होती है, इसलिए फिर इसे फाइनली गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चला ही जाता है। थोड़ी देर के बाद ये साहब भड़के हुए उसे कॉल करते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि सैंग से दूर रहना, वो फिर आज तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। ये उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो, मेरी बात गौर से सुनो कि वो जस्ट मुझे गुड बाय कहने के लिए आया था, एक्चुअली मैं वो फ़ौरन चला गया। ये सुन के अब ये थोड़ा सा खुश हो जाता है और साथ ही साथ रिलीफ भी फील करने लगा था कि शुक्र है कि मेरी उस सैंग से तो जान छूट गई। ये साफ़ सफाई करने के लिए जैसे ही ली कंग के बेडरूम में आती है तो वहाँ पे अचानक उसकी अलमारी में से इसे अपनी टी शर्ट भी मिल गई थी। अब ये रिमेंबर करती है कि ओह, तो उस दिन उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, तो इसलिए शायद वो मेरी पहन के आ गया था। अब यहीं पे उसे देखते देखते उसके बेड पे ही सो गई थी। ऊपर से जैसे ही ली कंग आता है तो वो इसे सोता हुआ देखने ही लगा था। प्यार से जैसे इसके फेस पे हाथ फेरता, इतने में उसकी भी आँख खुली जाती है। अब ये फिर ब्लश करते हुए फ़ौरन से बाहर ही आ गई थी और मन में ये भी सोचने लगती है कि जैसे ही वो मेरे क्लोज आता है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। अब से तो इसकी क्लिनिक पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा रहता है। ये इतनी ज़्यादा काइंड थी कि सभी लोग आके अपने पेट का ट्रीटमेंट इसके पास ही आके करवाते थे। सो इसी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी भी रहती है। इवन कि ली कंग को टाइम भी नहीं दे पाती। उसे मैसेज करके ये भी बताती है कि आज के दिन मैं घर नहीं आ पाऊँगी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। अब वो भी इतने दिनों से उसे नहीं देख पाया था, उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करता है। वैसे तो उसने उसे ओके कह दिया था, लेकिन यहाँ पर उसे जब उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है ना, अब फिर फ़ौरन से उससे मिलने के लिए जाने लगा था। जैसे ही आगे आके देखता है कि वो सो रही है तो फ़ौरन से अपना शोल्डर से थमा देता है। इतने में इसकी भी आंख खुली चुकी होती है। अब मज़ीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल किए बिना यहाँ पे वो इसे किस कर लेता है। ये भी उसे मना नहीं करती। इसके बाद दोनों ही घर पे आ गए थे। अब वो तो साफ ही इसे बताना चाह रहा था कि वो इससे बहुत ज़्यादा लव करता है, लेकिन बता ही नहीं पा रहा होता। नेक्स्ट डे हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ली कंग का ही छोटा भाई जून था। और आते ही यहाँ पे जैसे उसकी नज़र लेडीज़ शूज़ पे पड़ती है तो वो हैरान था कि आखिर ये कौन है। इधर ये बेचारी उसे देख के शौक रह जाती है कि तुम कौन हो। अब दूसरी तरफ हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि ली कंग को बता रहा होता है कि आपके भाई अमेरिका से वापस आ चुके हैं और सीधा आपके घर ही गए हैं। ये सुन के वो तो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है कि क्या मेरे घर पे आखिर क्यों। इसने अब यहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि मैं ली कंग का छोटा भाई जून हूँ। तो अब ये भी फिर उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। और साथ ही साथ जब उसे पता चलता है कि ये तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तब वो थोड़ा सा परेशान हो गया था कि अगर मेरी मॉम को इस बात का पता चला ना तो उन्होंने तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी है। वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि एक पुअर लड़की उनकी डॉटर इन लॉ बने। अब तभी अचानक ही ऊपर से यहाँ पे ली कंग की भी एंट्री हो जाती है। वो तो फॉरेन से इसे अपनी तरफ ही खींचने लगा था और इस बात से जून बेचारी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई रह जाती है। अब यहाँ पे ली कंग तो अपने भाई पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा था कि तुम कहीं और रहने जाने की बजाय मेरे घर पे ही क्या आ गए हो, चले क्यों नहीं जाते हो। वो भी ढीठ हड्डी कहीं का कहीं नहीं जाने वाला था। इन दोनों को ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हुए देख के बेचारी जून तो परेशानी हो जाती है कि आखिर इन्हें मसला क्या है। अब फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक फ़ोटो में ना एक लड़की को ही देख रहा होता है जो कि इन दोनों भाइयों के बीच में ही खड़ी थी। अब आखिर ये कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में ही पता चल ही जाना है। ये इधर उससे कह रहा होता है कि प्लीज़ तुम ना मेरे भाई से दूर रहना, आखिर को वो भी तो एक मैन ही है। वह ये परेशान होती है कि अपने भाई के बारे में ये ऐसे कैसे सोच सकता है, लेकिन फिर क्या ही कहती, उसे इसका कहना तो मानना ही पड़ जाता है ना। नेक्स्ट सीन में ये तो उसकी क्लिनिक का पता करते हुए पहुंच आया था कि देखो मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई है, सो क्या तुम इस पे मरहम पट्टी लगा दोगी। अब यहाँ पे ये भी कहता है कि वैसे भी पास्ट में तुमने भी तो मेरे भाई की जान बचाई थी, सो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम एक वेट हो, सो इसलिए यहाँ पे मेरी केयर कर लो। और इसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा था। ये देख के वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती है और उसे सारी बातें भी याद आने लगी थी कि कैसे ली कंग ने उसे अपने भाई से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। अब इसी की वजह से ही इसे डॉगी ने काट लिया था। सो ऊपर से इतने में हमारा हीरो भी आ जाता है और वो अपने भाई पे ही काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चले क्यों नहीं जाते हो। अब तभी ये फिर उन दोनों को चुप कराती है कि यहाँ पे क्या शोर शराबा मचा के रखा हुआ है। अब उसी वजह से ही इसने तो चंद दिन इसे रेस्ट करने का ही कह दिया था कि डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। अब उसी की वजह से ही ये बेचारी अपने बाल भी नहीं बांध पा रही होती, तो वो आके फिर इसके बालों को यहाँ पे टाई कर देता है और ये थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन भी बन ही गया था। इसने तो अब भाई को अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी होती, वो तो बस बाहर ही खड़ा रह जाता है। बस यही चीखता चिल्लाता रह गया था कि भाई प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो ना, मुझे अंदर आना है, लेकिन वो नहीं खोलने वाला होता। इस वक्त वो अपने भाई से ही काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है।
अब थोड़ी देर के बाद फिर चायूनी उसे घर के अंदर ही लेके आ गई थी। सारी रात बाहर रहने की वजह से बेचारे को कोल्ड भी हो गया होता है। अब आज इसका फर्स्ट डे ही ऑफिस में होता है, सो इसलिए जाने से पहले अपनी टाई इसे ही बांधने को कहने लगा था, जो कि ये कर भी देती है। बाद में जैसे ही इस बात को लेकर अपने भाई को चिढ़ाने लगता है तो वो आके इसकी वही वाली टाई खोल देता है। अब ये कहने लगा था कि देखो भाई, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेके अभी तक आप मुझसे नाराज क्यों हैं। अब तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसकी गर्लफ्रेंड को इसने पास्ट में सीड्यूस किया था, जिसकी वजह से कि वो ली कंग को छोड़ के चली गई थी। और इसी बात का गुस्सा आज तक उसे अपने भाई पे था और ये उससे माफ़ी भी मांगता है कि ठीक है माना, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब तो माफ़ कर ही दो ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करने वाला होता। घर पे आके ये तो यहाँ पे इसके क्लोज ही आके खड़ा हो जाता है। दोनों को एक दूसरे से लव हो चुका था, ये बात एक्सेप्ट कर ही चुके होते हैं। इसके बाद जैसे ही ये उसके पास बैठा हुआ होता है तो अचानक ही इसे अपने भाई की कॉल आ जाती है। ये तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला था, तो तभी वो इसे कह देती है कि देखो, हो सकता है कि वो बेचारा मुसीबत में होगा, सो इसलिए तुम्हें कॉल पिक कर लेनी चाहिए। वो जैसे ही उसकी बात सुनता है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, इसलिए उसे लेता हुआ घर पे फाइनली पहुंच गया होता है और इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा था। इसी बात का फ़ायदा उठा के जून भी चायून से कहने लगा था कि देखा ये कितना हार्टलेस है, मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे छोड़ के चली ही जाओ। वो यहाँ पे इस पर भड़क जाती है कि ये क्या बातें कर रही हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वैसे भी तुम्हारा भाई भी तो है। और फिर खुद ही ब्लश करने लगी थी कि ये मैंने क्या कह दिया। अब फिर दोनों भाइयों को वो कपड़े धोने के लिए कह देती है। उसका मिशन था कि ये दोनों अब नाराज़गी ख़त्म करके एक हो ही जाएं और फाइनली ऐसा करते हुए उनके बीच काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग भी हो जाती है। ये लोग तो अब यहाँ पे खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करने लगे थे। इनकी इंजॉयमेंट तो अब ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रही होती। अब अचानक ही ऊपर से ली कंग की मम्मी की एंट्री हो जाती है और वो तीनों को ऐसे ही देख के सरप्राइज ही रह गई थी। चाजून को देखते ही उन्हें तो कंफर्म हो ही गया था कि ये वही लड़की है जिसकी कि मेरे साथ बेटे की वीडियो वायरल हो चुकी थी। वो यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट भी करने लगी थी कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई है कि ऐसे दो लड़कों के साथ एक ही घर में नहीं रहते हैं। ये उनसे कहने लगी थी कि आपको मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। इसके पीछे पीछे ली कंग भी जाने ही लगा था। जून अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करने लगा था कि देखें, आप जैसे उस लड़की को समझ रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही नाइस है। लेकिन ना, इनका तो गुस्से के मारे काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। भी इनके वो उसे अपनी डॉटर इन ला एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होती हैं। इधर ये भी उसके पीछे पीछे क्लिनिक पे ही आगे होता है और यहाँ पे कहने लगा था कि मेरी मॉम की बातों को ना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए इसे अपोलोजाइज़ करता। अब जैसे उसे पता चलता है कि इसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है, सो वो इसकी फुल केयर करने लगा था। अब तभी अचानक इसे मॉम की कॉल आ जाने लगती है। ये नहीं पिक करने वाला होता तो वो कह देती है कि देखो, एक दफ़ा जाके अपनी मॉम से मिल लो, जो भी मामला आता है सेटल कर लो, ऐसे उन्हें इग्नोर करना अच्छा नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट सीन में ये अपनी मॉम के पास आ गया होता है। यहाँ पे इसने उन्हें साफ कह दिया था कि मैं जस्ट चाजून से ही लव करता हूँ और उसी से ही शादी भी करूँगा। ये कहता हुआ उनकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला ही गया था। अब जैसे ही मॉम को पता चलता है कि मेरे बेटे का और चाजून का तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, तो बस अब तो फिर इसकी शामत उनके हाथों आ ही चुकी होती है। ये उनसे कहता भी है कि मैं अब वाकई में उससे लव करता हूँ। ये कह देती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने रखती हूँ कि जाके इसके ऊपर ना चाजून के साइन करवा देना कि हर साल ही उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी और एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सुनकर वो सरप्राइज रह जाता है। खैर, अब ये भी सोचने लगा था कि आखिर इस बारे में मैं चायून से कैसे बात करूँगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। इधर वो उसे कॉल करके ये बताना तो चाह रहा था एग्रीमेंट के बारे में, लेकिन कुछ बात कर ही नहीं पाता है। अगले दिन जैसे ही उसके क्लिनिक पहुंचता है तो वहाँ पे एक और लड़के को इसके साथ देख के सरप्राइज। अब जब ये उसे बताती है कि ये तो मेरा भाई है, तब जाके वो रिलीफ फील करता है एंड देन उसे खुद को फिर चाजून का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वाओ, मेरे जीजा जी तो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और साथ ही साथ हैंडसम भी हैं। अभी भी वो उस एग्रीमेंट के बारे में इससे कोई बात कर ही नहीं पाया होता। रात के वक्त मम्मी खुद ही फिर इससे बात करने के लिए पहुंच आई होती हैं और इसके सामने वही वाला कॉन्ट्रैक्ट रख देती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पसंद करती और वो भी तुम्हें करता है, सो इसलिए मुझे अब तुम लोगों के रिलेशनशिप से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए अगर तुमने उससे शादी करनी है ना, तो तब हर साल ही तुम्हें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही फिर यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। वैसे भी पहले भी तुम लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, सो इसलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन
के वो सरप्राइज़ के क्या शादी कोई मजाक है जो मैं ऐसे करती रहूँगी। खैर उसने तो साफ मना कर दिया था। इतने में फिर ऊपर से वो भी आ जाता है और यहाँ पे इससे कहने लगा था कि देखो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकती हो। वैसे भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि बस 1 साल के बाद मैं अपनी मम्मी को ज़रूर मना लूँगा, इसलिए हमें हर साल कोई भी साइन नहीं करना पड़ेगा, सो प्लीज़ मान जाओ ना। लेकिन ये नहीं मानने को तैयार होती। अब इस बात से वो अपसेट होता हुआ घर ही आ गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। इधर ये भी अब अपना क्लिनिक छोड़ के होम टाउन वापस ही जाने लगी थी। यहाँ से जाते जाते उसने एक वीडियो लीकंग को भी सेंड कर दी थी अपनी बना के, जिसमें कि उसने साफ कह दिया था कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। ये सब देख के वो बेचारा तो और ज़्यादा परेशान हो गया था कि ओह नो, मैं तो उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाया, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अब यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा मिस भी करने लगता है कि काश मुझे उसका पता चल जाए कि वो इस वक्त कहाँ पे है, मैं ज़रूर उसे ढूंढने के लिए जाऊँगा। इधर हमें इसे गांव में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। अपना गम भुलाने के लिए इसने तो अब बहुत सारा खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। पीछे से इसका क्लिनिक कोई और नहीं बल्कि इसका भाई ही संभालता है और इवन के अपनी बहन पे काफी ज्यादा रोब भी झाड़ने लगा था। इस बात से उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो अपने भाई को अब क्या ही कह सकती थी। नेक्स्ट सीन में लीकंग फिर इसे मिलने के लिए आ गया था। यही पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त तुम्हारी सिस्टर कहाँ पे है। माना कि हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। वो भी फिर फाइनली बता ही देता है। दूसरी तरफ हमें छाजून को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पास्ट की मेमोरीज में ही खोई हुई थी, जो कि उसने सारे पल लीकंग के साथ बिताए थे। इसे भी एहसास था कि वाकई में मैं ना उसके बगैर जी भी नहीं सकती हूँ, सो इसलिए फाइनली इसने उसके पास जाने का ही डिसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ हमें लीकंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम की बातों को इग्नोर करते हुए फॉरेन से छाजून से मिलने के लिए जाने लगा था। इधर मॉम को मैनेजर के थ्रू जैसे ही पता चलता है कि पास्ट में जब किडनैपर्स लीकंग को पकड़ के लेके गए थे उस वक्त उसकी हालत काफ़ी मरने वाली थी, तब किसी और ने नहीं बल्कि छाजून ने ही उसे बचाया था। ये सुन के वो सरप्राइज रह जाती हैं। अब तो काफ़ी एम्बेरस भी फील करने लगी थी कि मैंने ऐसे ही खामखा में उसे बहुत सारी बातें सुना दी थी। अब खैर ये भी सोचने लगती हैं कि अगर उसे मेरे बेटे ने अपना लिया ना तो मैं बिल्कुल भी उनके बीच इंटरफेयर नहीं करूंगी। इधर दिखाया जाता है कि ये तो फॉरेन से छाजून से मिलने के लिए उसके विलेज ही पहुंच आया था। आते ही वो तो उसे हक कर लेती है और यहाँ पे वो उसे अपने साथ ज़िंदगी भर का एक एग्रीमेंट साइन करने को ही बोलने लगा था कि तुम अब प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाना। वो भी मान जाती है। लास्ट सीन हमें इन दोनों की वेडिंग का ही दिखाया जाता है। आज के दिन तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों काफ़ी हैप्पी जो लग रहे होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।